हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपकी सभी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जितने हम क्वेश्चंस करने हैं उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए यहाँ पर हम मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं, इसलिए आपको साथ साथ सभी क्वेश्चंस के कमेंट करते रहना होगा, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे डेली एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि सरसों का वानस्पतिक नाम होता है क्या है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, क्यूज है तो क्यूज को आपको सोल्व करना होगा। आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आप अगर साथ साथ कमेंट करोगे तो इससे आपका डबल बेनिफिट होगा। याद रखिए ये क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको जो सभी क्वेश्चन है अगर आप साथ साथ कमेंट करते हो तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ कमेंट करते रहिए, मैं आपको राइट आंसर बताते चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सरसों का वानस्पतिक नाम होता क्या है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं सरसों का वानस्पतिक नाम तो ये क्या होता है, ब्रेसिका जुन्सिया होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था इसका कुल कौन सा होता है तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा कि सरसों का कुल होता है क्रूसीफेरी। क्या होता है, क्रूसीफेरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा था ये पूछा था है कि सरसों का फल क्या कहलाता है। तो यार सरसों का जो फल होता है इसे सिलिकोआ के नाम से जाना सा है। किस नाम से जाना सा है, सिलिकोआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वो सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे उन सभी को आप एक बार नोट जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको Z 2020 एग्जाम में ही पूछा गया था। तो इसको आपको याद रखना होगा कि वायुरोधक ऊंचे ऊंचे वृक्ष बाग में किस साइड लगाने चाहिए, किस दिशा में लगाने चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में। अब याद रखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है एक्चुअल में। ठीक है, कि मान लीजिए आप कोई सा भी बाग लगा रहे हो, कोई सा भी आप ओरचार्ड लगा रहे हो, तो इसमें किस साइड आप बड़े बड़े वृक्ष लगाओगे या फिर वृक्ष क्यों लगाओगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वृक्ष हम लगाते हैं बड़े बड़े, लेकिन ये क्यों लगाते हैं, इसका रीज़न क्या रहता है। तो याद रखिए इसका जो रीज़न रहता है ये रहता है कि मान लीजिए तेज़ गति से हवा चल रही है, तो इस तेज़ गति जो हवा है इसे कंट्रोल करने के लिए या फिर जो तेज़ गति है इसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हम लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि वो पौधे होते हैं जो कि शुरुआती अवस्था में ग्रोथ करते रहते हैं, वो गिरे नहीं। जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी पेड़ टूट जाता है तो उसकी यील्ड डैमेज होती है, उस पर लगी कॉस्ट हमारी डैमेज होती है। तो यानी इन सभी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े वृक्ष को एक साइड हम लगा देते हैं। लेकिन किस दिशा में लगाना चाहिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा जब आप ओरचार्ड लगाते हो तो याद रखिएगा उसकी पश्चिम दिशा में, किस साइड, याद रखिएगा पूर्व नहीं बल्कि पश्चिम में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, जो तेज़ गति से हवा चलती है ये कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है कि अल्फांजो किस स्थान पर, याद रखिएगा एक बेसिक क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फांजो किस स्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है। मतलब इसे एक स्थान पर लिया जाता है, एक विशेषकर इसका विशेषकर जो रीजन रहता है, जो क्षेत्र है, तो उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में, रत्नागिरी में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसे आपको क्लियर कर देता हूँ। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था स्पेशली अल्फांजो को कहाँ पर ग्रो किया जाता है, कहाँ पर इसे लगाया जाता है, तो ये लिया जाता है रत्नागिरी में। ठीक है, वैसे तो लगाया तो बहुत जगह जाता है लेकिन स्पेशली जहाँ पर इसे ज़्यादातर ग्रो किया जाता है तो वो लिया जाता है रत्नागिरी में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो अल्फांजो होती है इसमें जो स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम आती है। याद रखिएगा अल्फांजो क्या होती है, आम की वैरायटी होती है और आम में आपने देखा होगा कि एक स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम आती है, स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम आती है। और ये स्पंजी टिश्यू जो प्रॉब्लम आती है ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिल रही है, याद रखिएगा अल्फांजो में देखने को मिलती है। याद रखिएगा कि जो स्पंजी टिश्यू जो प्रॉब्लम होती है, जो रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा किस वेराइटी में देखने को मिलता है, अल्फांजो में देखने को मिलता है। और अल्फांजो वेराइटी को सबसे ज़्यादातर कहाँ पर इसका उत्पादन लिया जाता है, तो ये लिया जाता है रत्नागिरी में लिया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि ड्रिप सिंचाई विधि का आविष्कार कहाँ हुआ था। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो ड्रिप मेथड हम यूज़ करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि, तो सबसे पहले इसे कहाँ पर अपनाया गया था या फिर इसका जो डेवलपमेंट किया गया था, विकास किया गया था, ये किस देश में किया गया था।
तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है ड्रिप सिंचाई, तो इसका जो डेवलपमेंट किया गया था, ये किया गया था इजराइल में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि जो बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है, ड्रिप इरिगेशन होती है, तो इसे सबसे पहले विकास कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था इजराइल में। सेकंड क्वेश्चन जो इसे बनता है वो यहाँ पर बनता है कि जो इजराइल है, सॉरी यहाँ पर याद रखिएगा जो ड्रिप सिंचाई मेथड है इसे भारत में कहाँ से लाया गया था या फिर किस देश से लाया गया था? तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा? याद है इजराइल से ही लाया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि भारत में ड्रिप सिंचाई विधि कहाँ से अपनाया गया था, तो इजराइल से अपनाया गया था। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन है, दोनों के राइट आंसर इजराइल ही होगा। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है। यहाँ पर पूछा गया है लाल रंग का कारण। तो अब याद रखिएगा एक होता है तीखापन। ठीक है, मिर्ची में एक होता है तीखापन, एक होता है लाल रंग। तो तीखापन किसके कारण होता है और लाल रंग किसके कारण होता है, दोनों को हम अलग अलग क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो तीखापन, अब यहाँ पर एक बात आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जब आप मिर्ची खाते हो तीखा लगता है, ठीक है, तीखा लग जाता है तो क्या आती है हमारे मुँह से आवाज़ आती है सीसी की। ठीक है, आपने देखा होगा अगर मान लीजिए आपके तीखा लग गया है मिर्ची खाने से तो क्या आ गया हमारे मुँह से आवाज़ निकलेगी सीसी की। तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो याद रखिएगा एक होता है कैप्सेसिन, एक होता है कैप्सेथीन। ठीक है, कैप्सेसिन और एक होता है कैप्सेथीन। तो अब ये थीन तो क्या होता है? याद रखिएगा थीन का मतलब होता है कि जो लाल रंग होता है। ठीक है, एक होता है कैप्सेसिन और एक होता है थीन। दोबारा से देख लीजिए कि एक होता है कैप्सेसिन और एक होता है कैप्सेथीन। अब याद रखिएगा जो सीन होता है इसका मतलब होता है कि मिर्च में जो तीखापन होता है, तीखापन लगता है तभी तो हमारे मुँह से आवाज़ आती है ना सीन की। ठीक है, मतलब सीसी की आवाज़ आती है। तो यही शॉर्ट ट्रिक है, कैप्सेसिन के कारण होता है मिर्च में तीखापन, और मिर्च का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है कैप्सेथीन के कारण होता है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। सीन का मतलब तीखापन और थीन का मतलब लाल रंग। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि मूली में तीखापन किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा है मूली में तीखापन, तो मूली में जो तीखापन होता है ये होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा था कि सोलेनिन, ठीक है, सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि सोलेनिन नामक जो पिगमेंट होता है, जो वर्णक होता है, ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, याद रखिएगा, आलू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोलेनिन, याद रखिएगा ये पाया जाता है आलू में। और आलू में कैसे, आपने देखा भी होगा। ठीक है, सामान्यतः आपने सभी ने देखा है लेकिन आपको पता नहीं है शायद। तो याद रखिएगा आलू का कंद जब हरा हो जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि मान लीजिए जो संपूर्ण कंद होता है आलू का, तो क्या होता है कुछ किनारे से या फिर किसी स्पॉट पर क्या हो जाता है? हरा रंग हो जाता है। तो ये जो हरा रंग होता है ये क्या होता है? सोलेनिन ही होता है। ठीक है, जो हरा हो जाता है ये कभी कभी, तो ये क्या होता है? याद रखिएगा सोलेनिन ही होता है। ठीक है, आप सभी ने देखा है। तो अगर आपसे पूछता है कि सोलेनिन पिगमेंट किस में पाया जाता है, तो आलू में पाया जाता है। कैसा दिखता है? तो ये हरे रंग का दिखता है। ठीक है, जब कंद में हो जाता है ये इफेक्ट, तो क्या होता है? वो हरे कलर का दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि बिना मृदा के पौधों की खेती करना। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि बिना मृदा के पौधों की खेती करना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि बिना मृदा के जल में खेती करना, बिना मृदा के जल में खेती करना। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि बिना मृदा के जल में कैसे खेती की जा सकती है। तो याद रखिएगा जो जल में खेती की जाती है ना, इसके लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन का हम यूज़ करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक स्पेशल घोल का हम यूज़ करते हैं, और इस घोल में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। याद रखिएगा हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है कि बिना मृदा के जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि हम कैसे कैसे कह सकते हैं, यानी जल में हम कैसे खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक विभिन्न प्रकार का हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, और इस सॉल्यूशन में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे को आवश्यक होते हैं, वो सभी इस सॉल्यूशन में रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो खेती आसानी से ग्रो करती है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि हाइड्रोपोनिक्स खेती कैसे की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। उससे पहले यार वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज़ आपको साथ साथ मिलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन है, और रिसेंटली जो आपकी एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम होता क्या है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि एल्बिजिया लिबेक, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या फिर दरवेजिया सिसो। तो याद देखिएगा, अगर आपसे पूछता है खिचड़ी तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है। क्या होता है, खिचड़ी का वानस्पतिक नाम ये होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भूमि की नमी किस में मापी जाती है, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है कि भूमि की नमी। ठीक है, तो सोइल मॉइस्चर को जिससे डिटरमाइन किया जाता है, जिससे इसकी गणना की जाती है, वो कौन सा होता है, ये होता है टेंसियोमीटर होता है। याद रखिएगा, टेंसियोमीटर होता है। कौन सा होता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मृदा की या फिर भूमि की जो नमी होती है या फिर जो सोइल मॉइस्चर होती है, इसे किससे डिटरमाइन किया जाता है, ये किया जाता है टेंसियोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, टेंसियोमीटर से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक कॉमन क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है कि चावल के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखिएगा, चावल के खेत होता है तो इससे कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस का सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे कि चावल के खेत से या फिर धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, जिसका सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ याद रखना, सभी को प्रेजेंट रहना है। आपकी जो इवनिंग क्लास है ये लगती है 8:15 पर।